हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अप टू 4 क्लासेस पर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं पूरी हिंदी का बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 22 फरवरी 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस बार जितने भी बच्चे 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग स्टूडेंट अपने 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। यहाँ से आप लोग अपने 70 में 70 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले अब हम आपके पूरे के पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करवाते हैं। तो देखो, मेरा पहला प्रश्न है कि रस मीमांसा जो है, रस मीमांसा के लेखक का नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार आपको 2024 यानी कि 22 फरवरी को जरूर ये प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। 101% आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में, मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोग आप टॉपर बनकर लौटोगे 22 फरवरी को। ठीक है, अगर पूरी वीडियो अगर देख ली A to Z, अगर पूरी वीडियो देख ली, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है हिंदी में। देखो, ए ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन दिया निराला, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रामचंद्र शुक्ल। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 को देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आता है पेपरों में, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न देखो कि लहरों के राज हंस के लेखक का नाम बताना है। ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया मोहन राकेश, सी ऑप्शन दिया राजेंद्र यादव और डी ऑप्शन दिया कमलेश्वर। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। देखो बहुत आता है, 101% गारंटी, मतलब 100% गारंटी है इस प्रश्न के आने की। 2024 में जरूर यही प्रश्न आएंगे जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी की पूरी A to Z अगर आप लोगों ने देख ली तो मेरी गारंटी है एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा और 22 फरवरी को आप लोग सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर कर आओगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। चलो प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखो, ये आएगा, जरूर आएगा, 101% आएगा, नहीं छूटेगा। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, सभी के सभी प्रश्न आपके पेपर में फंसने वाले हैं और इसी वीडियो से आप लोग टॉपर बनकर लौटोगे। 70 में 65 नंबर आप लोग ऐसे ही करके आओ अगर पूरी वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली। देखो, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक बताने हैं। देखो, ए ऑप्शन दिया है हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन दिया पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन दिया रामविलास शर्मा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। जरूर देखो, ये देखो वेरी वेरी ये यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, यही बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं और यही प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके पेपर आपके जो स्टूडेंट जो किताब है ना, आपकी किताब में बहुत से ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, है ना, लेकिन वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते हैं ना, उनका पेपरों से कोई संबंध नहीं होता है, वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न वो पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में करा रहा हूं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक ना कोई प्रश्न पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। इसी वीडियो से आप लोग अपने 70 में 65 नंबर करके आओगे। देखो, सेवा सदन उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ए ऑप्शन दिया रजैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर नोट करो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद्र को नोट करेंगे और प्रेमचंद्र को सही करेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 6 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जो है किस युग के लेखक हैं, है ना, किस युग के लेखक हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यही आता है, देखो बहुत आता है पेपर में, मतलब ये 7 से 8 बार मतलब बहुत पूछा जाता है। ए ऑप्शन दिया द्विवेदी युग के हैं, बी ऑप्शन दिया शुक्ल युग के हैं, सी ऑप्शन दिया भारतेंदु युग के हैं, डी ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, भारतेंदु युग के हो जाएंगे। तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। देखो, कलम का सिपाही जो किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया संस्मरण विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया जीवनी विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया रेखा चित्र है, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा है ना। अब देखो बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी को सही करेंगे। देखो जीवनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, तो आप लोगों ने जीवनी को नोट कर लिया होगा। बिल्कुल यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, जैसा मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही छपे हुए, ठीक है, ऐसे ही रखे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, ये प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही रखा हुआ प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल इसी यही प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ यही प्रश्न रखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में कि साकेत किस युग की रचना है, बिल्कुल यही मिलेगा। देखो, ए ऑप्शन दिया भारतेंदु युग के हैं, बी ऑप्शन दिया प्रगतिवादी युग के हैं, सी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग के हैं और डी ऑप्शन दिया छायावादी युग के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग।
तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 8 करेगी आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो है किसकी रचना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद जी की है, बी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर की है, सी ऑप्शन दिया आज्ञे जी की है और डी ऑप्शन दिया नरेंद्र शर्मा की है। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है, आंगन के पार द्वार, ये रचना हो जाएगी आज्ञे जी की। ठीक है, तो आज्ञे जी की रचना हो जाएगी। देखो स्टूडेंट आप लोग कमेंट में कर दिया करो, है ना, आप लोग कमेंट में भी कर दिया करो, है ना, तो इससे क्या होगा, आप मुझे पता चल जाएगा कि जो बच्चे हैं वो कितना होशियार है ना, उनकी जो तैयारी है कितनी अच्छी चल रही है, इससे हमको ये पता चल जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखो कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। देखो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत आता है पेपर में, जरूर आएगा इस बार 2024 में 101% यही आएगा। देखो ए ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, बी ऑप्शन दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखो प्रश्न नंबर अगला देखो कि दीप शिखा जो है, दीप शिखा किसकी रचना है। तो दीप शिखा जो है किसकी रचना है, ये भी भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आता है पेपर में। ए ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बी ऑप्शन दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। चलो इसका राइट आंसर नोट करो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को सही करेंगे कि दीप शिखा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी। और बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखो प्रश्न नंबर 11, ये देखो उपसर्ग से प्रश्न उठाया है ना, तो उपसर्ग से एक या दो प्रश्न आपके पेपर में बन जाते हैं कि उपदेश है। देखो उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, जिसमें ए ऑप्शन दिया उ, बी ऑप्शन दिया छोटा आ, सी ऑप्शन दिया उप और डी ऑप्शन दिया अन। तो देखो अगर हम उपसर्ग के बारे में बात करें तो उपसर्ग वो होता है जो आगे, देखो आगे उप लिखा है, तो जहां पर भी उप अगर होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो उप लिखा है, ये देखो उप लिखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये वाला तो उप, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 12 को देखो क्या कह रहा है कि राजा रानी में कौन सा समास हो जाएगा। देखो राजा रानी में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसको समझो कि यदि अगर स्टूडेंट अगर बीच में अगर डैश वाला ये वाला अगर चिन्ह अगर लगा है, किन्हीं दो शब्दों के बीच में अगर ये वाला अगर चिन्ह लगा है ये वाला, तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। अगर ये वाला अगर चिन्ह लगा है तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। देखो कहाँ लगा है, ये देखो इसमें बीच में लगा है, तो देखो द्वंद्व समास, ये देखो लिखा है द्वंद्व समास, इसी को सही करेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अब आपके पेपर में अगर ये प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगर हम द्विगु समास के बारे में बात करें, द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास देखो वो होता है अगर पहला अक्षर कैसा हो, पहला अक्षर अगर संख्यावाचक हो, मतलब पहला अक्षर अगर संख्यावाचक हो तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास। ठीक है, दोनों आप लोगों को समझ में आ गए। चलो बात करते हैं आगे। देखो गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। देखो गंगा का पर्यायवाची शब्द देखो क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन दिया सूर्य, ए ऑप्शन दिया आपका सूर्य सरिता, बी ऑप्शन दिया नदी, सी ऑप्शन दिया सरिता, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा सूर्य सरिता को सही करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहा है कि अनु जो शब्द है, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। देखो इस बार उपसर्ग पूछा गया, तो उपसर्ग मैंने आप लोगों को बताया कि उपसर्ग जो होते हैं सबसे आगे लगते हैं, तो अनु जो है सबसे आगे लगेगा। देखो कहाँ अनु सबसे आगे लगा, ये देखो अनु लिखा है सबसे आगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका यही राइट, पहला ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। A to Z वीडियो पूरा देखना है और 70 में 70 नंबर अपने बिल्कुल पक्के कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपके पक्के होंगे। बादल शब्द के पर्यायवाची बताने हैं, तो बादल शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होंगे। ए ऑप्शन दिया पीलांक सस्य, बी ऑप्शन दिया है अम्बुद और पयोद, सी ऑप्शन दिया तड़ित और चपला और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे। तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अम्बुद और पयोद। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि दिनकर भानु भास्कर
किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? जो दिनकर, भानु, भास्कर, ये तो भाई सभी तो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। बहुत सरल होता है, ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। दिनकर हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गए, किसके पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो ये मेरा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत सरल है। लेकिन अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहीं कहीं पर बिखर गई हुई भगन विजय माला सी, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। भग्न विजय माला सी, यहीं कहीं पर बिखर गई हुई भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो पूछा गया कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया उपमा अलंकार होगा, बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार होगा, सी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार होगा, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहीं कहीं पर बिखर गई हुई भगन विजय माला से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न नंबर 17 है। और प्रश्न नंबर 18 को देखो क्या होगा। प्रश्न नंबर 18 देखो, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम अलंकार के बारे में अगर बात करें, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा अगर डैश अगर मिल जाए, ठीक है, अलंकार में अगर आपको कहीं अगर ऐसा डैश मिल जाए कि चरण कमल और बीच में अगर डैश का चिन्ह लगाए, तो वो मेरा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिख जाए, चरण कमल और बीच में अगर डैश का चिन्ह अगर लगा है, तो उस पर हमेशा रूपक अलंकार को ही सही करेंगे, है ना। देखिए अभी आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, जब आप लोग अभी तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पता है, ठीक है, हम जानते हैं कि ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, सी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों को हिंदी में अभी आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना, जब आप लोग आगे जा करके किसी की अगर तैयारी करेंगे ना, लेकिन अभी तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। चलो अगला देखो प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव बताना है। देखो करुण रस का स्थायी भाव बताना है। ए ऑप्शन दिया शोक हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया रति हो जाएगा, सी ऑप्शन दिया क्रोध हो जाएगा और डी ऑप्शन दिया भयानक हो जाएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव बताना है, तो चलो इसका देखो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, है ना। अगला देखो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में बार बार आता है ना, बहुत आता है प्रश्न ये वाला। देखो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन देख लो, जिसमें से ए ऑप्शन दिया ज्ञानदीप, बी ऑप्शन दिया प्रेम वाटिका, सी ऑप्शन दिया है युगवाणी है ना, और डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना बतानी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी? चलो इसका राइट आंसर नोट करो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा युगवाणी। देखो ये आपके 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब हम आपको बताएंगे कि देखो लेखक होता है ना, लेखक और कवि का जो जीवन परिचय होता है, बहुत से बच्चों ने भी याद नहीं किया होगा, तो वो भी बच्चे समझ लें, है ना। ऐसे ही लिखकर लाना है जैसे मैं आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय लिखाऊंगा। देखो लेखक का जीवन परिचय जो होगा आपके पेपर में 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय भी आने वाला है, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि लेखक का जीवन परिचय कितना आएगा, कितने नंबर का आएगा। पहले थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को। लेखक का जीवन परिचय आएगा और एक कवि का जीवन परिचय आएगा। 5 नंबर का कवि का आता है और लेखक का आता है 5 नंबर का, मतलब 10 नंबर का लेखक का जीवन परिचय भी आता है। तो सबसे पहले अपने 5 नंबर लेखक कंप्लीट करो, फिर हम यहाँ पर एक और जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। ये अभी आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। चलो सबसे पहले इसको समझ लो। देखो अगर हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, तो देखो लिखना स्टार्ट करो सभी लोग। रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। जो अगोना नामक गांव जो है वहीं पर ही रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अच्छा जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 को। तो 4 अक्टूबर 1884 को जो जन्म हुआ था वो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। एक जो राठ है ना, राठ क्या है? राठ एक जिले का नाम होता है। राठ क्या है? राठ एक जिले का नाम होता है, जैसे आपका कानपुर जिला हो गया, कन्नौज जिला हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं राठ क्या है? राठ एक जिला का नाम हो गया। राठ जिला हमीरपुर चले गए। अब देखो जो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो राठ जिला हमीरपुर चले गए। चलो और आगे देखो।
1921 में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने देखो जो उनका जो मिशन स्कूल है वहीं से इन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनल जो परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली और करने के बाद वे प्रयाग के पाठशाला जो इंटर कॉलेज है उसमें अपना नाम लिखाया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में उनकी जो गणित जो थी, मैथ जो होता है, मैथ उनकी बहुत कमज़ोर थी, है ना। अब उनके मैथ बहुत कमज़ोर थी तो इसी कारण वो क्या हुआ कि मैथ कमज़ोर होने के कारण वो इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। फिर आगे देखो बात क्या होती है, आगे समझते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका होती है, ठीक है, ये वाली पत्रिका, इसका उन्होंने संपादन भी किया। इस पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। साथ ही साथ में देखो आगे क्या होता है, आगे देखो श्वास का दौरा पड़ गया। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इनको श्वास का दौरा पड़ जाता है और 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे इनकी रचना हो गई आपकी चिंतामणि, किसकी, चिंतामणि के लेखक कौन है, बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत आता है। रस मीमांसा पहला ही प्रश्न था जो मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करवाया है। और एक और रचना है त्रिवेणी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये लेखक का जीवन परिचय यही आएगा 2024 में, यही आएगा, लिख कर रख लो, बिल्कुल यही आएगा लेखक का जीवन परिचय। और एक कवि का जीवन परिचय आएगा जो कि आप लोगों को इस तरह से लिखना है। देखो कवि में यही आएगा, बिल्कुल 101% बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, यही आप लोगों को तैयार करना है। चलो इसका जीवन परिचय देखो कैसे लिखना है, समझो कुछ। पहले डालेंगे जीवन परिचय और जीवन परिचय में लिखना स्टार्ट करेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था वो 24 मार्च 1907 को हुआ था। अच्छा, इनका जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश जो होता है, देखो उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद है, तो फर्रुखाबाद के कई बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फर्रुखाबाद में ही उनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें उनकी माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम हेमरानी था। तो महादेवी वर्मा जी की माता का नाम हेमरानी, जो कि कौन थी, एक साधारण कवित्री थी। जो हेमरानी जो थी वो साधारण कवित्री थी। और आगे बात करेंगे कि देखो महादेवी वर्मा का विवाह जो हुआ था वो 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया, मतलब छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया। अच्छा, किनसे विवाह हुआ था, जो स्वरूप नारायण जो है, स्वरूप नारायण से इनका विवाह हो गया था। फिर अगर हम और आगे बात करते हैं कि देखो इनके विवाह के बारे में बात करते हैं कि इनके विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। मतलब कि इनका जो विवाह जैसे हुआ 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, जैसे ये 10 वर्ष में मतलब कि 2 से 3 साल हुए तो 2 से 3 सालों में इनकी माँ की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब कि ज़्यादा समय नहीं लगता है और उनकी माता का देहांत भी हो जाता है। देखो माता का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, है ना, तथा पढ़ने में अधिक मन लगाया। मतलब इनकी माता जी की मृत्यु हुई और फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये अंत तक, है ना, और इन्होंने देखो अपना अध्ययन इन्होंने अपना जारी रखा, है ना, और ये पढ़ने में इन्होंने और अधिक मन लगाया। फिर और आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं जैसे चांद हो गया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो चांद पत्रिका जो अगर पूछी जाए चांद पत्रिका किसकी है तो आप लोग बताएंगे महादेवी वर्मा जी की है। फिर देखो महादेवी वर्मा को शेखसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो शेखसरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो आप लोग बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया। और अंत में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। देखो मृत्यु इनकी देखो कैसे होती है, 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और इनकी अगर हम रचनाओं के बारे में बात करें तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखो निहार, नीरजा, दीप शिखा। और दीप शिखा मैंने आप लोगों को अभी बहुविकल्पी प्रश्नों में हल भी करवा चुके हैं। तो फाइनली देखो स्टूडेंट, ये आपके थे एक कवि का जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय, है ना। तो यही दोनों पूछे ही जाते हैं और यही दोनों पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, देखो एक गद्य और एक पद्य जो कि पेपर में 6 नंबर के आते हैं, मतलब 12 नंबर अपने ये कंप्लीट करो। पूरी स्टूडेंट पूरी 70 नंबर वाली क्लास है ये, ठीक है, हल्के में मत लेना इस क्लास को क्योंकि 70 नंबर वाली क्लास है। चलो पहले इस गद्यांश को पहले सही से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि यही 2024 में यही आने वाला है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं,
यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इतना पहले इसको सही से पढ़ो आप लोग, है ना। और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करो, बहुत ही अच्छे से पढ़ो इसको। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं होती, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ रेखांकित अंश दिया, देखो यहाँ से मैंने लाइन खींच दी है कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि आप परिचित या फिर आदमी कह सकते हैं घबराकर कहे उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देखो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, आप लोग इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। अब देखो इस पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पर देखो 3 प्रश्न जो है इस तरह से पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न देखो, ये गद्यांश के 3 प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो, जो कि पेपर में इस बार 2 नंबर का आएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर की व्याख्या भी करने को आएगी। और लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, और 2 नंबर का ही आएगा। 2-2 मिलाकर 6 नंबर का ये पूरा आता है, 6 नंबर का आता है। अब देखो 6 नंबर का आता है। देखो अब देखो क्या करेंगे, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखो अब बात करते हैं और आगे। अब प्रश्न देखो पहला हमसे क्या कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो गद्यांश जो है मैंने किस चैप्टर से उठाया है ना, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलो सबसे पहले आप लोग इसका संदर्भ लिखो। कैसे संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है, देखो भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका देखो पहला देखो जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो। देखो पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ, और संदर्भ लिखना मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे संदर्भ लिखा जाता है। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। चलो रेखांकित अंश की व्याख्या भी करते हैं। चलो आप लोग लिखना स्टार्ट करो, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। यही क्योंकि यही प्रश्न आने वाला है कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश ना होकर कई देशों का समूह है। और आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयता में गिना जा सकता है। देखो अब देखो ये आपकी देखो व्याख्या देखो पूरी कंप्लीट हुई। देखो मैंने आप लोगों को व्याख्या भी सॉल्व करवा दी, आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो मेरा तीसरा जो प्रश्न है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, तो इसको भी समझो, इसका भी उत्तर समझो। और इसका भी उत्तर मैं आप लोगों को हल करवाता हूँ। ये प्रश्न नंबर जो आपका 3 है ना, उसका उत्तर है ये प्रश्न नंबर जो 7 नंबर इसका उत्तर ये है। देखो समझो कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है। देखो इसलिए कहा है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। भारत में कौन कौन से लोग रहते हैं, तो भारत में विभिन्न जो धर्म होते हैं, भारत में जो विभिन्न जो जातियां होती हैं, तो विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों के लोग भारत में रहते हैं। तो इतना ही आप लोगों को लिख देना है। अब ये देखो आपका गद्यांश था, अब एक पद्यांश भी पूछा जाएगा। देखो पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश, कई बच्चों को जो कमजोर बच्चे जो हैं उनको नहीं पता है कि देखो आपके पेपर में एक गद्यांश एक पद्यांश आता है, 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, मतलब 12 नंबर का आता है आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। अब ये जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ ना, सॉल्व यही आएगा 2024 में, बिल्कुल यही आएगा। देखो कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। पढ़ने के बाद और आगे पढ़ेंगे कि धूम धूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, है ना, इस तरह से पढ़ेंगे। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और फिर और आगे पढ़ते कि आगणिता बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। इस तरह से पढ़ने के बाद आपके ये गद्यांश है, पद्यांश है ना, आप लोगों का पद्यांश है, और गद्यांश में आप लोगों को सॉल्व भी करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे इस पर आधारित 3 प्रश्न जो हैं पेपर में कैसे पूछे जाएंगे।
और देखो इस गद्यांश के बाद आप लोगों को पत्र लेखन भी बताएंगे। देखो पत्र लेखन ऐसा आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग एक ही पत्र लेखन को याद करके आप लोग फिर से अगर कोई भी अगर पत्र लेखन आ जाता तो उसका आप लोग बहुत ही जल्दी से आंसर उसका आप लोग लिख सकते हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पहले पढ़ेंगे। पहले इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। फिर आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी जो कि 2 नंबर की आएगी। और 7 नंबर पर देखो उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। 7 नंबर का पहला प्रश्न है। 7 का दूसरा प्रश्न देखो, 7 का दूसरा प्रश्न देखो क्या है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा 2024 में। देखो पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है आपको जो राम नरेश त्रिपाठी है ना, तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम चैप्टर से लिया गया। तो इसको किस चैप्टर से उठाया है, जो आपका स्वदेश प्रेम जो चैप्टर है उसी चैप्टर से इसको उठाया गया है। चलो ये आपका संदर्भ भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है। चलो व्याख्या को समझो। चलो व्याख्या देखो कैसे लिखेंगे। व्याख्या देखो इसके ऐसे लिखेंगे कि आकाश के नक्षत्र, लिखना स्टार्ट करो आप लोग। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल्य वैभव के साक्षी हैं। इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब और आगे लिखना स्टार्ट करो। और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो बहुत छोटा आप लोगों का व्याख्या है, बहुत छोटी व्याख्या है ना। अब देखो अब और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से बात करते हैं। देखो अब जो सा का जो ये प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, इसको पढ़ेंगे। और इसका जो नंबर 1 ऑप्शन का जो उत्तर ये देखो लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर देखो अगला देखो कह रहा है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। देखो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें देखो आपका वीर रस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। चलो और आगे अब हम बात करने वाले हैं। अब आपको सॉल्व करवाते हैं एक पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन को समझो, जो कि पेपर में 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। तो 4 नंबर ये कंप्लीट करो। अब पूरी 70 नंबर वाली क्लास है, 70 नंबर भी कंप्लीट करो। चलो अब एक पत्र लेखन भी आपके पेपर में आने वाला है। और 4 नंबर का देखो पत्र लेखन भी आता है ना। तो 70 नंबर की पूरी तैयारी अब आप लोगों की होने वाली है। तो सबसे पहले पत्र लेखन को पढ़ेंगे कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लेखन लिखो। चलो एक पत्र लिखना है सेवा में। यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है कि श्रीमान प्रधानाचार्य जी के इंटर कॉलेज प्रयागराज महोदय, यहाँ पर डालेंगे महोदय। लेकिन यहाँ पर देखो आप लोगों को जो आपका जो कॉलेज का नाम हो, आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है ना, जो आपके कॉलेज का नाम हो। तो आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखा है। तो ठीक है, आप लोगों को अपने कॉलेज का नाम लिखना है। चलो यहाँ से बात करते हैं। महोदय यहाँ पर डालेंगे। अब देखो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बना कर लिखना है ताकि जो एग्जामिनर जो होता है बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम समझ जाए, उसको बिल्कुल एकदम सही लगे कि हाँ जो स्टूडेंट ने बिल्कुल अपने हिसाब से लिखा है, बहुत ही अपने हिसाब से। देखो मैंने इस तरीके से लिखा है, तो आप लोग चाहो तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। आप लोग इसी तरीके से आप लोग पत्र लिख सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी तरफ से बना कर लिख सकते हैं। देखो मैंने देखो कैसे लिखा है। सभी निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय, मतलब कि कोई स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहा है, कोई चौराहा है वहाँ पर उसका जो मोटरसाइकिल जो है, साइकिल जो स्कूटर से भिड़ जाती है ना, और उसकी चोट भी लग जाती है, पैरों में चोट लग जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को बना कर लिख देना है ना। अब देखो दर्द के कारण कक्षा में आने में असमर्थ है ना, मैं मतलब आपको ऐसे कुछ अपनी तरफ से बना कर लिख देना है ना। और अब वो देखो अथा आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, मतलब आपको 15 से 16 दिसंबर या फिर आपको 18 दिसंबर तक अगर आपको अवकाश चाहिए तो वहाँ पर आप लोग अपना अवकाश लिख सकते हैं, है ना। अब देखो आप लिखेंगे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर अपना दिनांक डाल दो। आपका पेपर है 22 तारीख को, तो अपना 22 फरवरी डाल दो यहाँ पर, है ना। जो आपका जब आपका पेपर हो वही अपना यहाँ पर दिनांक डाल देना। आपका आज्ञाकारी से अपना नाम डाल दो XYZ, ठीक है। और यहाँ से आपका ये पत्र लेखन भी आपका खत्म हुआ। संस्कृत पद्यांश देखो 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश भी आता है। 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी आता है। 10 नंबर ये कंप्लीट करो अपने जल्दी से। इसके संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। पहला है कि ये पद्यांश आपका है, ठीक है, पद्यांश है आपका, और गद्यांश के बारे में बताएंगे
कि सर्वभौमत्व तो सुखना, और ये आपका पेपर में मिल जाएगा, जो आपका किताब है, किताब के क्वेश्चन बैंक से देख लो, वहीं आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, यही आएगा पूरा आपका, है ना। अगला देखो, अपदो दूरगामी चा साक्षरो सा पंडिता, यही बिल्कुल यही दोनों आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही पूछे जाएंगे बस, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। कि मानम हित्वा प्रियो भवती सुखी भवेत, बिल्कुल एक टू जेड यही आएंगे, जो मैं आप लोगों को करा हूँ। पद्यांश में आप लोग इतना ही तैयार करो बस, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, किम नो हित्वा प्रियो सुखी भवेत, बिल्कुल ए टू जेड इनको तैयार करो। देखो, माता गुरुतरा भूमि पहुत्री तृणाते, ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पद्यांश है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपना काम खत्म करो, ठीक है। बिल्कुल यही पूछा जाएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला देखो, निबंध। देखो, निबंध जो होता है 7 नंबर का निबंध आएगा। राष्ट्र प्रेम पर निबंध तैयार करो, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध तैयार करो, और विज्ञान के चमत्कार पर निबंध तैयार करो, जीवन में अनुशासन का महत्व इस पर भी तैयार करो, बेरोजगारी की समस्या। देखो, इनको तैयार करो बस, इसी में से एक निबंध आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग उसका आंसर लिख देना, बना कर लिख देना। चलो और आगे बात करते हैं। आगे देखो क्या करें कि संस्कृत गद्यांश। देखो, गद्यांश पूछा गया, गद्यांश भी 6 नंबर का आता है। पहला चैप्टर देखो क्या है, पहला चैप्टर है वाराणसी चैप्टर है। तो वाराणसी चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश देखो क्या है। तो वाराणसी चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को पहले समझेंगे। पहला देखो है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एयम करके दिया होगा, तो बहुप्रशस्त संति। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको मैंने सॉल्व भी करवाया है, आप लोग जाकर के वहाँ पर इसकी वीडियो अलग से देख सकते हैं। अगला देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, इसको भी तैयार करो। भाषायम कारिता, इसको तैयार करो। और अगला देखो, इयम नगरी, सही से पढ़ेंगे, इयम नगरी विविध धर्माणाम, और इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी तैयार करेंगे। अब देखो, अगला चैप्टर है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से इम्पोर्टेंट गद्यांश देखो, पहला कि मानव जीवन से और डाट करके दिया अस्माकम संस्कृति, पूरी 17 नंबर की क्लास है और यही आएगा 2024 में। अगला देखो, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला दृढ़ता चेती। अब यहाँ से आपकी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और बिल्कुल आपकी 70 नंबर वाली क्लास है, और आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं।